अब हम बात करते हैं उन एरर्स के बारे में जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने ये डेफिनेशन जब लिखी थी कि वो एरर्स कौन से होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, तो उनकी हम लोगों ने एग्जाम्पल के अंदर या डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि वो एरर्स होते हैं जिसमें डबल एंट्री इफेक्ट होती है। सबसे पहले तो डबल एंट्री इफेक्ट होने का मतलब क्या सीखा था हम लोगों ने कि जब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं होती है। ये हम लोग कहीं लिख रहे थे ये वाली बात, या आप लोगों ने लिखी थी? आप लोगों ने लिखी थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं। तो भाई आप सिंपल सी बात कर लें कि व्हेन द डबल एंट्री is affected, these type of errors are, या these type of errors will affect the trial बैलेंस। टीबी करके मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है, पूरा ट्रायल बैलेंस लिख सकते हैं इसको। बात समझ रहे हो? यानी कि अब हम उन एरर्स के बारे में बात करेंगे जिन एरर्स के अंदर डबल एंट्री इफेक्ट होती है। अब ये कोई भी एरर हो, कोई भी एरर हो, कैसा भी एरर हो जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल ना आ रही हो, उस गलती के अंदर, उस एरर के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल ना आ रही हो, उस टाइप के एरर्स हमेशा अफेक्टिंग एरर्स बन जाएंगे। सही है। अब आप इसकी एग्जांपल हजारों ले लें, कोई भी ले लें, इन एरर्स के कोई खास नाम नहीं होते। जैसे आप लोगों ने नॉन अफेक्टिंग के नाम पढ़े ना, 6 नाम जो आप लोगों ने इसके पढ़े हैं, सही है। तो वो 6 नाम मैं इस वजह से बोलता हूँ कि एक नाम एक साथ ही है, सही है। इस वजह से आपको ये 6 नाम नजर आ रहे होंगे, वैसे ही आप वैसे गिनोगे तो 7 नाम होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन ये 6 नाम है, और करके एक लिखवाया है मैंने आप लोग को। लेकिन जो एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होंगे, इनके कोई नाम नहीं होते। इनकी पहचान क्या बताइए आप? इनको पहचानने की इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो एरर होंगे जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अनइक्वल हो जाएगी। सही है। फॉर एग्जांपल मैं पार्शियल एंट्री बना देता हूँ, हाँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1000, मैंने खाली कैश डेबिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट नहीं करा। विल दिस एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस और नॉट अफेक्ट? चले अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल बना के और ये चीजें समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एरर्स, यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, एरर्स affecting ट्रायल बैलेंस। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ये वाला पार्ट कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, ये इजीएस्ट पार्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। सही। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक एग्जांपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश $1000, एंट्री वाज पार्शियली रिकॉर्डेड। सही है। partially recorded means only sales। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आपने एंट्री क्या करी है, पार्शियली रिकॉर्ड करी हुई है। पार्शियली रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है? पार्शियली रिकॉर्ड करने का मतलब आपने आधी एंट्री रिकॉर्ड की है। लेट सपोज इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ओनली सेल्स वाज रिकॉर्डेड। अब आपने सोचना वैसे ही है, जो आपको तरीका बताया उस तरीके से नहीं हटेंगे। सही। एक्चुअल में क्या हुआ? सेल्स करी तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? कैश डेबिट 1000 से एंड सेल्स क्रेडिट 1000 से। गलती क्या कर दी? एरर क्या हो गया? एरर ये हो गया कि डेबिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स रिकॉर्ड कर दी 1000 से। माय क्वेश्चन इज दिस एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट अफेक्टिंग? व्हाई अफेक्टिंग? क्योंकि अमाउंट्स ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आर अनइक्वल। वो इक्वल नहीं है, हाँ, वो दोनों साथ नहीं है। तो इसका मतलब मैं फौरन पकड़ लूंगा कि ये कौन सा एरर है, ये अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एरर है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू करेक्ट दिस एरर? इस एरर को सही कैसे किया जाए, इसकी करेक्शन कैसे की जाएगी? तो आप सोचें आपने रिकॉर्ड क्या नहीं किया हुआ इस एंट्री के अंदर? करेक्शन। तो कैश को डेबिट करने, कितने से? 1000 से। कैश क्या हो जाएगा? 1000 से डेबिट हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा जरा बात को गौर से,
लेकिन सेल्स जो आपको रिकॉर्ड करनी थी, क्या वो आपने बिल्कुल सही जगह ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है? तो सेल्स को तो नहीं छेड़ सकते। तो याद रखिएगा, अपने पास एक पॉइंट बना लीजिए, whenever double entry is affected, whenever double entry is affected, सब ये लिख लीजिए अपने पास, whenever double entry is affected, while correcting these entries, while correcting these entries, while correcting these entries, there will be an, while correcting these entries, there will be an involvement of suspense account. There will be an involvement of suspense account. ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, अभी इसको आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप फौरन से पहले समझ जाएं कि ये इस्तेमाल कब होगा। क्या ये सस्पेंस अकाउंट नॉन अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ, वहां तो हमने कहीं सस्पेंस अकाउंट देखा ही नहीं। तो इन्वॉल्वमेंट कब आएगी, कब ये एंटर होगा? तब एंटर होगा जब एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, व्हेन डबल एंट्री विल अफेक्ट या व्हेन डबल एंट्री इज अफेक्ट, इस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट किसकी आ जाएगी? सस्पेंस अकाउंट की। अब आप करेक्शन कर रहे थे, आपने देखा यार कैश नहीं लिखा हुआ था, पहले कैश डेबिट कर लो, लेकिन सेल्स तो अपनी जगह सही रिकॉर्डेड है, एरर के अंदर भी और एक्चुअल के अंदर भी। तो अब क्रेडिट किसको किया जाएगा? तो आप क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। 1000 से इन्वॉल्वमेंट आ गई सस्पेंस अकाउंट, समझ रहे हो? एक और एग्जांपल करके देखते हैं इस बात को। बोलते हैं सोल्ड गुड्स फॉर $1000 ऑन कैश, बट सेल्स वॉज, या चलो ऐसे लिख लेते हैं, सेल्स को हटा के इस बार, बट कैश वॉज wrongly recorded as $1,500। क्या हो गया? हुआ ये कि सेल्स करी थी $1000 की, लेकिन एंट्री बनाते हुए कैश को 1500 से रिकॉर्ड कर दिया। अब सोचो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल एंट्री सोचेंगे पहले। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 1000 एंड 1000। मींस गलती क्या कर दी इन्होंने? कैश डेबिट कर दिया, लेकिन किससे? 1500 से। सेल्स के बारे में कुछ नहीं, यानी कि वो करेक्टली रिकॉर्डेड है। माय क्वेश्चन इज दैट इज दिस एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट अफेक्टिंग? व्हाई अफेक्टिंग? बिकॉज द अमाउंट्स ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर अनइक्वल, वो इक्वल नहीं है। तो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू करेक्ट इट? आप करेक्शन कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले ये देखिए आपने गलती क्या कर दी, कैश को ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया या कम से? तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, करें कैश को क्रेडिट तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश क्रेडिट कितने ज्यादा से रिकॉर्ड किया हुआ था? एंड व्हेनेवर द डबल एंट्री इज अफेक्टेड देयर विल बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 से। तो हमें इतनी बात समझ आई कि सस्पेंस अकाउंट आता कब है? जब डबल एंट्री अफेक्ट होती है। तो ये जो 3 स्टेप बताए ना, ये बड़े गोल्डन स्टेप्स हैं। अगर आपको ये 3 स्टेप समझ आना शुरू हो जाएंगे तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए बड़ा इजी सा बन जाएगा। समझ रहे हो? अगर ये 3 स्टेप्स के साथ नहीं करोगे, डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट की एंट्री बनाऊंगा, जिंदगी भर आप भी पागल होते फिरोगे और मुझे भी बोलते फिरोगे। बात समझ रहे हो? तो ये जो है, ये तरीका आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा कि यार हाँ यार, सस्पेंस अकाउंट ही तो आना है। तो अब आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए सस्पेंस अकाउंट आता है तो कब आता है, फिर उसको रिकॉर्ड कहाँ करना है? जो भी दूसरी साइड होगी वहां पे आप उसको उठा के रिकॉर्ड कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड पे एंट्री बन रही है पहली वाली, तो दूसरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे ऊपर वाली एंट्री में देखो तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि एंट्री सही करने के लिए कैश डेबिट किया था। समझ रहे हो? ये बात समझ आ रही है सबको? सही है। नाउ व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट होता क्या है? देखो, बड़ी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। जब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा होता, जब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट किसकी आ जाती है? सस्पेंस अकाउंट की। अब ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है ना, ये एक टेम्पररी अकाउंट है, एक मेमोरेंडम अकाउंट है। टेम्पररी अकाउंट का मतलब क्या है? इसको मैं जिंदगी भर अपनी बुक्स में नहीं रखूंगा, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं एरर्स को डिस्कवर करके इस अकाउंट को जल्दी से जल्दी क्लोज कर दूं। इस अकाउंट को खोल के रखने का मेरा कोई तुक नहीं बनता। खोल के रखा हुआ है इसका मतलब मेरी अकाउंटिंग में कोई गलती है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो सस्पेंस अकाउंट की जो फिगर आ रही है 10,000 20,000, मालूम करना है कि 10,000 20,000 में क्या क्या मसले मसाइल थे। सही है? यहां तक बात समझ। अब जरा हम आगे बढ़े यहाँ पे।
कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये वाली बात? ओके, सस्पेंस अकाउंट। देखो क्या बोलता है सस्पेंस अकाउंट के बारे में। When the trial balance totals do not agree, बोलता है जब आपके ट्रायल बैलेंस के टोटल जो है वो एक दूसरे से अग्री नहीं करते, और वो कब अग्री नहीं करेंगे? जब डबल एंट्री इफेक्ट हुई भी होगी। सही है। एंड द एरर्स कैन नॉट बी फाउंड इमीडिएटली, द डिफरेंस इज पुट इनटू अ टेम्पररी अकाउंट। क्या किया जाता है? इसका जो डिफरेंस आ रहा होता है, जो भी सस्पेंस की वैल्यू बन रही है, इसको एक टेम्पररी अकाउंट में रख दिया जाता है, एक मेमोरेंडम अकाउंट में रख दिया जाता है। टेम्पररी का मतलब क्या है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला, इसको जल्द से जल्द खत्म करना। अच्छा जी, until the errors are located, these account is called the suspense account। और जब तक वो मालूम नहीं पड़ता तो उसको हम एक सस्पेंस अकाउंट का नाम दे देते हैं। कुछ भी नाम दे सकते थे उन्होंने, अकाउंटेंट ने जो भी बना रहा होगा इसको, उसने बोला होगा इसको सस्पेंस का नाम दे दो, ये पता नहीं ये फिगर कहाँ से आ रही है, एलियन फिगर है, इसको ढूंढो मालूम करो, उन्होंने सस्पेंस का नाम दे दिया। कुछ भी नाम दे सकते थे, तो सस्पेंस अकाउंट ऐसे नाम निकला। बोलता है the suspense account balance is entered into trial balance on the side whose total is lesser than the total of heavier side। अब इस बात का मतलब, इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, सब लोग कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए। अच्छा, सेल्स नॉर्मली किस साइड पे होनी चाहिए? क्रेडिट साइड पे, तो ये बात तो करेक्ट है, समझ गए। परचेजेस किस साइड पे होनी चाहिए? डेबिट साइड पे, ये बात तो करेक्ट लिखी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी किस साइड पे होनी चाहिए? डेबिट साइड पे, करेक्ट लिखा हुआ है। कैपिटल क्रेडिट पे होना चाहिए, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट पे होने चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट पे, बैंक डेबिट पे, और कैश जो है वो आपका मेरे ख्याल से डेबिट पे ही होना चाहिए। कैश कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता, तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 5000 से। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर वेजेस एक्सपेंस है 5000, सॉरी, और वेजेस एक्सपेंस है तो एक एक्सपेंस है। अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने एक नया ट्रायल बैलेंस फॉर्म करना है। आप लोग अपनी अब नोटबुक्स के अंदर एक नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और उस ट्रायल बैलेंस को क्या करेंगे? पहले आप बनाना शुरू करें जरा ट्रायल बैलेंस, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं सब कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बड़ा क्लियर हो जाए ये। तो एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, राइट, ऐसे ही है। सबसे पहली चीज क्या है इसके अंदर? सेल्स हैं। तो सेल्स कितने की हैं? 10,000 की है, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सेल्स 10,000 की। मैं दोबारा से रिक्रिएट कर रहा हूँ इसको आपको समझाने के लिए, सही है। सॉरी, क्रेडिट साइड पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। चल, उसके बाद फिर आपके पास अगली चीज क्या है? परचेजेस है 16,500 की, तो हम परचेजेस रिकॉर्ड कर लेते हैं 16,500। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीन 4,000। फिर उसके बाद आपके पास कैपिटल है, तो वो कितना है? 8,900। फिर उसके बाद आपके पास ट्रेड पेबल्स हैं। कैपिटल कितना है? सॉरी, कैपिटल कहाँ चला गया? कैपिटल ऊपर था, ओके 20,000 था, सॉरी मैंने नीचे वाली फिगर देख ली। 20,000, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। फिर उसके बाद आपके पास ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल्स आपके पास कितने के हैं? 8,900 के हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो कितने के हैं आपके पास? 10,900 के। फिर आपके पास बैंक है, वो कितना है? 4,000। उसके बाद आपके पास कैश है 5,000, और उसके बाद आपके पास वेजेस हैं 5,000 की। अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं दोनों साइड्स को, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे अमाउंट्स निकालो कितनी कितनी आ रही है। चलो मुझे बताओ, डेबिट साइड का टोटल कर लें, लड़के और लड़कियां क्रेडिट साइड का टोटल कर लो तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ऐसे कर लो सब लोग। अच्छा, डेबिट बैलेंस आप बता रहे हैं कि 5,000 45,400, और क्रेडिट साइड बताओ 38,900। अब सवाल ये उठता है कि हैवियर साइड कौन सी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? मैं आपको ये मालूम करना सिखा रहा हूँ हाउ द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज कैलकुलेटेड। अगर आप देखें तो जो हैवियर अमाउंट है वो दोनों साइड पे लिख दीजिए, 45,900 एंड 45,900 दोनों साइड पे लिख दिया आपने। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कि हल्की वाली साइड पे कितना बैलेंस कम है। 400 है, सॉरी यार, 400 एंड 45,400। अब आप ये देखेंगे कि हल्की वाली साइड पे कितनी अमाउंट कम है, तो 45,400 माइनस 35,900, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे। क्रेडिट साइड के ऊपर कितने वैल्यू कम है?
कितनी वैल्यू कम आ रही है? देखो सब लोग कैलकुलेट करो ताकि समझ आए ना ये। तो आप कैसे करोगे, हैवियर साइड को हल्की वाली साइड से माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा हल्की वाली साइड पे कितनी वैल्यू कम है। 60, this 6500 amount is known as suspense account. जो हल्की वाली साइड पे जो रिमेनिंग अमाउंट आ रही होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, सस्पेंस अकाउंट। अब अगर हम यहाँ पे दोबारा पढ़े जो हम चीज पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे उसने लिखा हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा ये बोलता है, the suspense account balance is entered in the trial balance to balance the side whose total is lesser than the total of the heavier side। यानी कि तुमने किस साइड पे वो 6500 लिखा है, हल्की वाली साइड पे, ताकि वो किसके बराबर आ जाए, हैवियर वाली साइड के बराबर आ जाए। बात समझ आई? तो वो ये चीज डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई थी, तो उसको आपने एग्जांपल से समझ लिया तो आपको फाना समझ आ गया हाउ सस्पेंस अकाउंट इज कैलकुलेटेड। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा, पहले देख लेना, अगर गलतियां हैं तो उसको सही करोगे और एक सस्पेंस अकाउंट की फिगर आ जाएगी। सो दैट सस्पेंस अकाउंट फिगर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लेसर साइड, ताकि आप इक्वलाइज कर सको हायर साइड को। तो अब दोनों साइड है, तुम अगर दोनों ऐड करो तो 45,400 बन जाएगी, दोनों साइड पे ये अमाउंट आ जाएगा। सो दिस अमाउंट, दिस 6500 जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे कैलकुलेट करा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? यहां तक बात समझ आई? नाउ आप क्या करेंगे, सवाल के अंदर आपको बोलेगा एग्जामिनर प्रिपेयर्ड सस्पेंस अकाउंट, तो आपको सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा जो आपने पीछे बनाया, और उसके बाद आपको उस तरह से सस्पेंस अकाउंट की एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आपने वो भी कैलकुलेट कर ली है ना, वो तो आपको समझ आ गया। फिर आप क्या करेंगे, एक टेम्पररी अकाउंट बनाएंगे और उसको नाम दे देंगे सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? अब ये सस्पेंस अकाउंट तुम्हारे सवाल में जो तुमने अभी 6500 कैलकुलेट करा, ये डेबिट साइड पे कैलकुलेट होके आया या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड के ऊपर लिख दोगे 6500। ठीक हो गया? क्रेडिट साइड पे लिख दोगे 6500 और इसको नाम क्या दोगे? हाँ जी, इसको नाम क्या देते हैं? सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को क्या नाम देना चाहिए? ये 6500 क्या है? अच्छा, अगर आप लोग आगे जाके फ्यूचर में अगर जैसे आप लोग कहीं हैं और अगर आप वहां पे टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लिखवाया जाएगा बैलेंस बीडी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बैलेंस बीडी नहीं है। बैलेंस बीडी क्या होता है? पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। तो ये क्या पिछले साल भी सस्पेंस अकाउंट था? ये तो इस साल क्रिएट हुआ, तो बीडी बैलेंस क्या ना? गलत हो गया। मैंने आपको आपकी बेसिक से ही इस चीज को प्रूव कर दिया कि ये बात अगर आपको कोई लिखवाए, हाँ इग्नोर इट, डोंट वहां पे जाके आप शोर नहीं मचाएंगे, बड़े नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है, इसके लिए मैं आपको हमेशा मना करता हूँ। बट दे विल राइट बैलेंस बीडी 6500 या जो भी बैलेंस आ रहा होगा, हम इसको कहते हैं डिफरेंस। इन ट्रायल बैलेंस, इसको हम क्या नाम देंगे? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। वाज दैट 6500 द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस? इसी की वजह से ही बैलेंस नहीं हो रहा था, तो इसको नाम दिया जाता है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। फिर इसके बाद सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज आप इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, वो अभी हम आगे जाके फ्यूचर के अंदर उसको देखेंगे और आगे जाके उसके अंदर हम काम करेंगे। अच्छा जी, यहां तक आपको ये सारी बात क्लियर है? सबको ये सारी बातें यहां तक समझ आती हैं? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम अपनी ओ लेवल्स की बुक 2 खोलते हैं। एरर्स बुक 1 में था, बुक 2 में था? किसी को याद है? बुक 1 में ही है ना? मुझे भी ये याद पड़ रहा है कि एरर्स बुक 1 का टॉपिक था। अच्छा भाई, कहाँ पे है एरर्स? एरर्स है 275 पे। ठीक है, चलो आ जाओ 275 निकालते हैं। अच्छा भाई, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट, ये एक सवाल है आपके सामने, सही है, और इस सवाल को आप लोग सब लोगों ने गौर से देखना है सबसे पहले तो। और इस सवाल के अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपको ये बोलता है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज नंबर ऑफ एरर्स। ठीक है, वो क्या बात करना स्टार्ट करता है? द ट्रायल बैलेंस हैज नंबर ऑफ एरर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू रीराइट एज इट शुड अपीयर। आपको इसको रीराइट करना है जैसे ये हकीकत में
होनी चाहिए चीजें। हम इनकम स्टेटमेंट इतनी डिटेल में ट्रायल बैलेंस पढ़ाते हुए इतनी डिटेल्स दिया करता था आपको कि आपको हर चीज पता होगी कि कौन सी चीज डेबिट पे आनी है, कौन सी चीज क्रेडिट पे आनी है। वो सारा मेरा प्लान होता है, मुझे पता होता है कि फ्यूचर में मैंने आपको कहां तक लेके जाना है। तो वो जो मैं बार बार बोल रहा होता हूँ, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, उसकी कोई रीजन होंगे, कोई वजूहत होंगी। मेरे हर एक अल्फाज के जाहिर सी बात है उसके पैसे लगते होंगे ना, समझ रहे हो? तो वो इंपॉर्टेंट ही होंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे इस ट्रायल बैलेंस को रीराइट करेंगे तो मैं इसके सामने ही रीराइट कर लेता हूँ। आप एक नया ट्रायल बैलेंस अपने पास फॉर्म कर सकते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक हो गया? अच्छा जी, स्टार्ट करें। चलो भाई, सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल। टेल मी कैपिटल डेबिट साइड पे होना चाहिए या क्रेडिट साइड पे? तो ये सही है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 3300। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद सेल्स लिखी हुई है 1900 की, डेबिट पे होनी चाहिए क्रेडिट पे? क्रेडिट पे, तो ये क्रेडिट नेचर चीज है 1900। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं किसको है? परचेज रिटर्न्स को। अब आप ये सोचेंगे परचेजेस कहाँ लिखी हुई होती थी, तो उसका रिटर्न्स कहाँ लिखोगे? क्रेडिट। तो ये 60 किधर होना चाहिए? ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर? परचेजेस 1200 रुपए डेबिट साइड पे। ठीक हो गया? रिटर्न इनवर्ड्स किसको कहते हैं बेटा प्यार से? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स किधर आती है? सेल्स किधर आती है? तो ये किधर आएगी? डेबिट साइड पे आएगी। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो इधर हम लिख देते हैं 70 ऑन द। क्लियर? ये बात समझ आ रही है? उसके बाद फिर अगली चीज कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज आर एक्सपेंसेस, कैरेज ऑन सेल्स अगेन आर expenses. So these both should be recorded on the debit side of your trial balance, not on the credit side. भले वो sales return, वो carriage on sales हो या carriage on purchases हो। Okay. Yes, this was the error of। So देखो impact आ रहा है। हाँ, अच्छा जी। उसके बाद फिर आगे देखो तो आगे बोलता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इनकम है या एक्सपेंस है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, रिसीव्ड इनकम होती है। मिला, डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट दिया, बड़ा फर्क है दोनों की अंग्रेजी के अंदर ही, सीधा सीधा। तो 180 का डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे देखें तो डिस्काउंट रिसीव लिखा हुआ है। डिस्काउंट रिसीव क्या होती है? इनकम। तो 40 किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड के ऊपर। कैश एट बैंक, अगर कुछ भी नहीं लिखा आगे, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देता तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन कैश एट बैंक लिखा हुआ है तो 400 विल बी ऑन द डेबिट साइड। सो डोंट टेक टेंशन फॉर दिस अमाउंट। स्टॉक, स्टॉक है तो स्टॉक एसेट होते हैं 400 के, डेबिट साइड पे ही आते हैं। प्रेमिसेस है आपकी, तो प्रेमिसेस एसेट ही होते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं 4000 के। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रेंट ऑफ प्रेमिसेस सबलेट टू बीजी। क्या जी? बीजी। तो क्या होगा इसका? सबलेट मतलब, सबलेट मतलब आपने अपनी प्रेमिसेस का कुछ हिस्सा सबलेट करा हुआ है, किराए पे दिया हुआ है किसी को। समझ आ गया सबलेट का मतलब? तो क्या हो गया भाई, बीजी क्या करेगी? हमें इनकम देगी, पैसे देगी। तो ये रेंट इनकम है या एक्सपेंस है? अगर रेंट इनकम है तो डेबिट पे होना चाहिए या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। तो ये 200 रुपए किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट पे, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? बात समझ आती है? लोन फ्रॉम ए सेंडर्स। हाँ जी, लोन फ्रॉम ए सेंडर्स लायबिलिटी है, पक्की बात है। तो किधर रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड के ऊपर। तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर यहाँ लिखा होता लोन टू ए सेंडर्स, लोन दिया हुआ है ए सेंडर्स को, तो इसका मतलब क्या हो जाता? रिसीवेबल है, एसेट है, एसेट बन जाता उस टाइम पे। तो ये टू और फ्रॉम में ना कंफ्यूज हो जाएगा पेपर के टाइम के ऊपर। सही है? क्लियर? आगे आगे अब सस्पेंस अकाउंट की जो पहले से फिगर दी हुई है, जाहिर सी बात है ये तो गलत फिगर होगी। अब आप लोगों ने पहले क्या करना है, यू हैव टू टोटल द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड एंड हैव टू चेक which side is the heavier। 6500 आ रही है और क्रेडिट साइड। अच्छा, तो अच्छी बात हो गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गलतियां थी वो हमने सारी सही कर ली, तो देयर विल बी नो मोर सस्पेंस अकाउंट। सही है? ये बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। सो 6 सस्पेंस अकाउंट होता ही क्या था? द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इज देयर एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस? यू कैन सी नहीं। So if you cannot see any difference in the trial balance, it means there is no suspense account। क्लियर? कॉन्सेप्चुअल बात है ना,
सही है, अकाउंटिंग स्मर्फ कहते हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं। यहां तक बात समझ आई कि सस्पेंस अकाउंट को रिजॉल्व कैसे भी किया जा सकता है, या तो वो ऐसे करेगा या एक ट्रायल बैलेंस बनवा के एक और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस लाएगा और फिर नीचे करेंटिंग एंट्रीज भी देगा, जो कि हम आगे आगे सवालों में देखते जाएंगे। उसके अंदर तो कोई ऐसी टेंशन नहीं। क्लियर होती है ये वाली बात? ये वाली बात सबको समझ आती है? अब देखिए आगे वो क्या बोलता है। आगे वो बोलता है आपको, if closing stock was undervalued by 1000, what should be the effect on firm's gross profit? सवाल क्या है? सवाल सुनिएगा जरा। सवाल बोलता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक 1000 से अंडर वैल्यू हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक 1000 से कम हो जाए, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? वो ये पूछ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी वैसे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों को तो देखें जी, सुनिए जी, सुनिए, प्लीज सुनिए। सेल्स है 10,000 की, ओपनिंग इन्वेंट्री है 5,000 की, परचेजेस हैं 3,000 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4,000 की। ठीक है, आपने निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स, ऐसे ही लिखते हैं भाई, हैं जी। तो 10,000 की सेल आ जाएंगी, फिर आप हेडिंग डालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की जी? 5,000 की। परचेजेस कितने की लिखेंगे? 3,000 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की लिखेंगे? भाई हमने सवाल में दे दी, बस वही लिखनी है। तो कितनी बची? 8,000 माइनस 4,000 कितना बचा? 4,000। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 4,000। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा मेरे बेटा? 6,000 आ जाएगा। नाउ लेट्स डू समथिंग। हम इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को अंडर स्टेट कर देंगे। कितने से करें? जितने से बोला उतने से कर देते हैं, 1,000 से। आ जाए जी। अब हम क्या करेंगे? अगेन सवाल को सॉल्व करेंगे, इसके साइड बाय साइड कर देते हैं। सेल्स, हाँ जी, कितने की हो जाएंगी? 10,000 की। कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की? 5,000। परचेजेस कितने की? 3,000। क्लोजिंग स्टॉक अब कितना हो गया? 3,000 का ही हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो क्लोजिंग स्टॉक डी वैल्यू या अंडर वैल्यू करने से आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह क्या इंपैक्ट नजर आ रहा है मेरा बेटा? कम हो गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब भी कम होगी तो प्रॉफिट्स को कम करेगी, और ओपनिंग इन्वेंट्री जब भी कम होगी तो प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी। ठीक है, वो ऐड हो रही होती है कॉस्ट ऑफ सेल में, और ये माइनस हो रहा होता है कॉस्ट ऑफ सेल में से। ये चीज आज मैं शायद सेकंड दफा समझा रहा हूँ, लेकिन अब समझ जाना। तो जवाब क्या मिला हमें इसका? क्या मिला? बोलता है द क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। सो क्लोजिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यू होगा, तो सुनिएगा जरा बात को गौर से, कि क्लोजिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यू होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, पहले 4 था अब 5 हो गया। इससे ज्यादा अंग्रेजी मुझे आती भी नहीं है। खुद ही लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल 4 से 5 हो गई जब 1,000 से क्लोजिंग इन्वेंट्री को गिराया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाती है तो ग्रॉस प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं? कम। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आप बढ़ा देते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाती है? अभी आपके सामने 4,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाती है, और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होने की वजह से बढ़ जाता है, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा सिचुएशन दिखा दी। उधर देख लो तो बढ़ रहा है, इधर देख लो तो कम हो रहा है। उधर देख लो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है, यहाँ देख लो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है। ये सिखाया आपको यहाँ पे। बात समझ आती है? सही। उसके बाद बोलता है गिव वन रीजन व्हाई ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। क्यों बनाते हो ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस देख के तुमने आज तक क्या करा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है, टाइम सेव करता है, और क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है उन एरर्स को जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। एक और पढ़ा ना भी इस टॉपिक के अंदर भी, तो आगे पढ़ा ना, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम सेव ये नहीं बता रहा, टोटल रिसीवेबल की फिगर बताता है, टोटल पेबल की फिगर बताता है, ये बात ही नहीं कर रहा। अभी आपने पढ़ा कि भाई ये आपको ट्रायल बैलेंस अग्री हो रहा होगा तो ये बता देता है कि देयर इज नो एरर्स व्हिच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कोई अफेक्टिंग एरर मौजूद नहीं। आप जो चाहे वो लिखें, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखें।
इट गिव्स टोटल रिसीवेबल एंड पेबल फिगर, लिखें। इट सेव्स टाइम, लिखें। बात समझ आई? यहां तक क्लियर है? तो ये हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट किया है, हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट पढ़ना स्टार्ट करा है। एंड जैसे जैसे हम फर्दर मूव करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम पास्ट रिस्क के क्वेश्चंस करेंगे और उसमें देखेंगे भाई एग्जामिनर हमें क्या काम करता है, क्या चीजें बोलता है, किस तरीके से करने को बोलता है, राइट। तो ये अभी तक हम लोगों ने जो आज का लेक्चर पूरा समअप करा, तो इसमें हमने पूरा देखा कि एरर्स क्या होते हैं, फिर एरर्स कौन से टाइप के होते हैं, फिर जो अफेक्टिंग होते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, और जो नॉन अफेक्टिंग होते हैं उनके नाम क्या होते हैं और उनकी करेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होती है। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास के अंदर समझ करी, राइट। क्लियर यहाँ तक? आज हम लोग इतना ही रखेंगे, एंड देन फिर हम कल वाली क्लास के अंदर इसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलो।